हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज के साथ ही साथ आपको मैं वो इंपॉर्टेंट क्रक्स दूंगा कि आप किस तरह से बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हो बहुत ही कम समय में। याद रखना, आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ेगी, दूसरी बार आपकी पूरी एनसीईआरटी की रिवीजन, हर एक चैप्टर, हर एक पेज 1 मिनट के अंदर होगा। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो हम आपको लास्ट में एक ऐसे की पॉइंट बताएंगे, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू मैंने भी 360 आउट ऑफ 360 लाया था और मेरे कई दोस्तों ने 360 आउट ऑफ 360 लाया था। और उम्मीद करते हैं आप सभी भी अपने नीट एग्जाम में बायो के सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में आपको पहले एनसीईआरटी पहले बता देती है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 2.1 हम इसमें देखेंगे किंगडम मोनेरा। सेकेंडली इसमें हम प्रोटिस्टा किंगडम देखेंगे, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी, देन एनिमिलिया किंगडम। अब अगर मैं बात करूं प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम के लिए, तो अलग सेपरेट दिख जाएगा चैप्टर आपको लास्ट में। लेकिन एक पॉइंट है जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, ये वेराइड्स, वायरसेस एंड लाइकेंस। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, लेकिन कहीं कहीं हद में किसी किसी स्टेट्स में बायो के ये हट चुके हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो उससे आपको घबराने की बात, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। देखो, चैप्टर किस तरह स्टार्ट करता है, याद रखना। इस बार का जो नीट हुआ था, जो नीट प्रीवियस हुआ था, उसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे ऐसी जगह से पूछे गए थे कि जिससे बच्चे कभी वहां पे ध्यान ही नहीं जाता। समझ रहे हो क्या? जैसे कि ट्रिपल क्राउन अवार्ड किसको मिला था, ठीक है, वो देखो ना, एक मतलब सेक्शन से आ गया, अलग सेक्शन से आ गया। कोई बच्चा उसको पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। पढ़े होंगे बहुत लोग, लेकिन होगा क्या कि सारे नहीं पढ़े होंगे। तो देखो, स्टार्ट करती है लाइन कि भैया, सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, शुरुआती से सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई थी तब से देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से ये सिविलाइजेशन, जब से मतलब कि सभ्यताएं शुरू हुई, तब से ये क्लासिफिकेशन एक तरीके का इंटरेस्ट बना रहा है, ठीक है। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, इट वॉज डन इंस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट बॉर्निंग आउट अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर यूज ओन। स्टार्टिंग में हम करते क्या था पता है, हमारे जो काम की चीजें थी ना, हम उसको कोशिश करते थे कि हम उसको क्लासिफाई करें। हम उसको क्या करते थे, हम उसको कोशिश करते थे कि हम उसको क्लासिफाई करें, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। उस पर हम फोकस करते थे। मतलब आपको तो पता ही होगा, इंसान हमेशा से अपनी जरूरतों को ही लेकर तो आविष्कार किया है, ठीक है। कह रहा है कि यूज फॉर, स्टार्टिंग में हमारी कोई खास जरूरत थी नहीं। तो जब खास जरूरत कुछ नहीं थी, तो हम लोग स्टार्टिंग में किस चीज को देखते थे, सिर्फ बेसिक नीड्स को। इसको बोलते हैं हम लोग रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ये हमारी बेसिक नीड्स थी स्टार्टिंग में। कब? जब हमें एट दैट पॉइंट हमें उतनी डेवलपिंग नॉलेज नहीं थी कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, तो एक हमारे मतलब एक सदी के सबसे, देखो उस सदी के तो बहुत महान फिलोसफर बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनकी जो डिस्कवरी देखोगे ना, तो आपको पता ही चलेगा कि यार इसने किया क्या। इसने तो बहुत ही बेसिक बात बता दी, क्योंकि आप तो आज पढ़ चुके हो ना। याद करो उस समय की बात, अगर सोचो आप, जिस टाइम पे लोग कुछ भी नहीं जानते थे, इवन सिर्फ कपड़ा खाना रहना ही उनके लिए बड़ी बात थी। उस टाइम पे एक लीजेंड साइंटिस्ट है, इनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बता दूं तो, मतलब बताने की तो खैर जरूरत है नहीं, बट आप सभी जानते होंगे कि ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है जी। चलो, कह रहा है कि वॉज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको याद रखना है कि देखो, जो हमारी ट्रिक कहती है ना, कि हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक पेज से हम क्वेश्चन बना सकें, हर एक लाइन से हम क्वेश्चन बना सकें। इससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को अपने एनसीईआरटी के रिवीजन में ला सकते हैं। उससे होगा क्या, हमारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही पहले थे जिन्होंने क्या किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले शुरू किया, और क्लासिफाई करने का तरीका यानी कि अटेम्प्ट स्टार्ट किया कि भैया चलो कुछ क्लासिफाई कुछ हद तक करा जाए, ठीक है जी। तो अब जैसे ही इन्होंने आगे, मतलब देखो, ही यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि नहीं, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एंड हु हैज द फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर हु हैज बीन प्रोसीडिंग, या फिर किसने पहला ट्राई किया था, पहला अटेम्प्ट। तो बोलना एरिस्टोटल वाज द वन, एरिस्टोटल वाज द वन हु अटेम्प्टेड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, पहली चीज। और इन्होंने क्या तरीका यूज किया था, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ही यूज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर।
अब ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? अब यहाँ पे 3 बातों को हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखो, मुझे पता है कि आपको आता होगा, मुझे पता है कि आप सभी को आता होगा, लेकिन जिनको आता है भाई वो स्किप कर लो वीडियो को, थोड़ा आगे चले जाओ। लेकिन जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूँ, देखो 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, हमारे को पढ़ने की 3 चीज़ें होती हैं मेजरली। देखो, पहला होता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी? अब आप सभी को पता है कि यार लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मॉर्फो का मतलब क्या है? देखो, मॉर्फोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। आप ये पेन देख रहे हो, आप अगर दूर से देख के कह दो कि ये पेन व्हाइट कलर की है, ठीक है? तो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस पेन। तो इन्होंने पहले क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे किया? मॉर्फोलॉजी के बेस पे किया, ठीक है? टू क्लासिफाई ट्रीज प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। देखो, एक बात याद रखना, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को क्लासिफाई किया किसमें? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। इन तीनों चीजों में डिफरेंस याद कर लेना। देखो, हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं, याद करो, हर्ब्स को खाने वाला ही कहलाता है हर्बीवोरस, ठीक है? हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं। देन अच्छा, इनका एग्जाम्पल हर्ब्स का क्या क्या हो जाएगा? तुलसी, पुदीना, धनिया, ठीक है? ये सारे एग्जांपल्स, ठीक है? किसके हो जाएँगे? श्रब्स के। हर्ब्स के एग्जांपल जो उनसे बड़े, जैसे व्हीट, राइस, ये सारे क्या हैं? श्रब्स टाइप में आ जाएँगे, मतलब झाड़ी टाइप का जितने हाइट। और ट्री आप जानते हो जो सबसे बड़े हों, ठीक है जी? देन कह रहा ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने पहली चीज़ तो प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बाँटा। किस-किस कैटेगरी में? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया पहला। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन-कौन सी 3 कैटेगरी में प्लांट्स को डिवाइड किया? साथ-साथ बोलो। श्रब्स, ठीक है? हर्ब्स को पहले लेना चाहिए था। हर्ब्स एंड ट्रीज। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमल्स का भी डिवीजन किया। एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। क्या चीज़? दोज़ हू हैड रेड ब्लड एंड दोज़ हू डिड नॉट। अब देखो, एनिमल्स को आपको लग रही हो कितनी बेवकूफ़ता कर रहे हैं, कितनी मतलब सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं। लेकिन उस समय ये बड़ी ख़ास थी। देखो, दोज़ व्हिच हैव रेड ब्लड, जिनका लाल खून होता था, एंड दोज़ डिड नॉट, और जिनके पास लाल खून नहीं होता था, उसके बेस पे उनको ये डिवाइड करते थे। तो ठीक है? तो ये हमने क्लासिफिकेशन किनका जाना? एरिस्टॉटल का। देन आगे आगे सदी के महान साइंटिस्ट थे भाई नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग तो भाई सबसे महान थे कौन? कार्लोस लिनियस, या फिर कार्ल्स लिनियस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? कार्ल्स लिनियस, ठीक है जी? अब कह रहा है कि जैसे टाइम अ टू किंगडम सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड विथ प्लांटी एज वेल एज एनिमल्स किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांटी एंड एनिमिलिया, या फिर कह सकते हो, हाँ, प्लांटी एंड एनिमिलिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? जिसमें एक में प्लांटी में प्लांट्स थे, एनिमल्स में एनिमल्स थे रिस्पेक्टिवली। क्या दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम में इन्होंने क्या गलती करी पता है? इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं बताया। इन्होंने क्या किया? इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जिक्र नहीं किया। जो कि पता है कि प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव सेल्स या फिर प्रिमिटिव वंस, ठीक है? और यूकैरियोट्स आर ट्रू सेल्स, या फिर इनको हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न सेल्स हैं, ठीक है? एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और किसके बेस की बात नहीं की? ना तो यूनिसेलुलरिटी की बात करें, ना तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी को तो छुआ भी नहीं। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, और जो फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते थे जैसे कि फंजाई, उनको भी नहीं टच किया। तो इन्होंने क्या-क्या कौन-कौन से बेसिस को मिस कर दिया? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है? साथ ही साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इन सब चीज़ को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। मतलब काउंट ही नहीं किया, देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड। आगे चल के प्लांट और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को ही बनाया गया, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू द ईदर कैटेगरीज। आगे चल के कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो किसी कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका वो फीचर ही नहीं बन रहा था। तो हुआ क्या? Hence the two kingdom classification for a long time was found in inadequate। मतलब
दो किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सालों तक प्रॉपर नहीं था, उसको इनएडिक्वेट मान लिया गया। इनएडिक्वेट मतलब जो प्रॉपर ना हो, ठीक है। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अब उसके बाद ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मतलब ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया। अ नीड वाज फेल्ट दैट इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। अब ये बोला गया कि भाई ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखो, उसकी सेल किस चीज की बनी है, सेल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। क्या क्या देखना देखा गया, अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखो, सेल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की नेचर कैसी है, किस चीज की बनी, पेप्टिडोग्लाइकेन की है, ठीक है, कि म्यूरिन की है, कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की है, या फिर नाम नाक की है, मतलब नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीनो एसिड और एक म्यूरेमिन, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसमें, हैबिटेट कैसा है उनका, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे फीचर्स कौन कौन से, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पहला, दूसरा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा नेचर ऑफ वॉल कैसा है उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनमें, हैबिटेट्स कहाँ रहते हैं वो, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे वो पैदा होते हैं, कैसे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। हम मतलब देखें कि कैसे वो किस चीज से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगो सीवियर चेंज सेवरल चेंजेस ओवर द पीरियड। भाई क्लासिफिकेशन जैसे समय बीतता गया, बहुत से इसमें बदलाव भी आए, बहुत से रिलीवेंट बदलाव आए, बहुत से इररिलेवेंट बदलाव आए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग of what group an organism has been included under the kingdom have been changing. The number of nature of other kingdom have also understood differently by different scientists over the time. कहने का मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग क्लासिफिकेशन की, अलग अलग चीजों को इंक्लूड किया, बट कांस्टेंट क्या था, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ये दो सब में होते थे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक थे, ये बेसिक थे और बेसिक्स हमेशा बन चुके थे। अब आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट बहुत ही ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, एज इट इज डायग्रामेटिक बेस भी आ जाता है। जैसे मोनेरा की सेल वॉल किससे बनती है, मोनेरा की सेल वॉल कैसी होती है, किस नेचर की, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है। प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक, फंजाई की यूकैरियोटिक, प्लांटी की यूकैरियोटिक और एनिमिलिया की यूकैरियोटिक। सेल वॉल किसके बनी है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है मोनेरा में, ठीक है। और प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, सब में नहीं। फंजाई में काइटिन की बनती है, और प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है जी। और यूकैरियोटिक से आपको यूकैरियोटिक सेल्स दिख जाएंगी प्रोटिस्टा से, ठीक है। फंजाई में होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांटी में, एनिमिलिया में, सब में होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा कैसा है, सेलुलर है, सिंगल सेल का मतलब ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, मतलब ये भी यूनिसेलुलर है। फंजाई से मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल दिखेगी लेकिन लूज टिश्यू, ठीक है। आगे चल के टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा बॉडी, और एनिमिलिया में प्रॉपर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब एकदम क्लियर कट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, जिसमें कई मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, जैसे कीमोसिंथेटिक जो केमिकल से अपना काम, अपनी एनर्जी बनाए, एंड फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक मतलब जो लाइट एनर्जी से अपना मतलब फूड बनाए। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी और पर डिपेंड अपने फूड को लेके, जैसे कि इसमें एग्जांपल किस चीज का दिया है, सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो डेड और डिकेइंग चीज, सड़ी गली चीजों पे अपने आपके फूड के लिए डिपेंड हो, जैसे यहाँ हम मशरूम का एग्जांपल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया पैरासाइट का। पैरासाइट वो है जो किसी लिविंग बॉडी में जाके रह के बिना उनको खत्म करे, धीरे धीरे खत्म करके उनकी एनर्जी को खाएं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइट ऑल्सो। और प्लांटी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। एनिमल्स आपको सभी को पता है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब जो सॉलिड फॉर्म में फूड को इनगल्फ करे, ठीक है जी। अब सबसे कोर और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बतानी थी मुझे आपको, कि यहाँ पे मैंने ना इसकी एक अलग से एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, मैं पिन कर दूंगा इधर, ठीक है, ऊपर। ये मैंने वो तरीका बताया है कि जिससे आप भी 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हो, और आप बायो की एनसीईआरटी चुटकियों में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मैंने यहाँ बताया कि जैसे आप जितना पैराग्राफ पढ़ो, उतने में यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेशन कर लो,
अब अगली बार जब आप आओगे तो आपकी पहली एक बार एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, दूसरी बार आप आओगे तो एनसीईआरटी रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये क्वेश्चंस देखो और जैसे यहाँ 1 लिखा है क्या, हु प्रपोजेस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ 1 लिखा है, तो 1 कहाँ लिखा है इसमें, ये लिखा है आर.एच. विटेकर हैज प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। क्लियर है क्या? ये बहुत की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये तो रहा तरीका, हम खैर अपने मोड पे आए थे। तो ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने 1969। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन करने का, ये पांचों किंगडम के क्या क्या मेन कैटेगरी थी, क्या क्या क्राइटेरिया थी, देखो सेल स्ट्रक्चर को देखा गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, रिप्रोडक्शन देखा गया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, याद है ये रहा, कहाँ गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा द 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम ऑल्सो हैव बीन proposed दैट डिवीजन ऑफ किंगडम मोनेरा इनटू डोमेन, leaving the remaining eukaryotic kingdoms into third domain, thereby 6 kingdom classification. You will also learn about the system in detail in higher class. आगे चल के आप समझोगे कि कैसे जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो कैसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बन गया था। ठीक है, उन सब चीज के बारे में कह रहा है कि let us look at 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system includes bacteria. अब देखो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में कमियां देखेंगे, कैसे गलतियां हुई थी पहले। ठीक है, अर्लीस्ट कह रहा है, अर्लीस्ट जो थे वो बैक्टीरिया कहाँ प्लेस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे किस कैटेगरी में प्लेस किए गए थे, प्लांटी में, लेकिन ये सब अलग है। ठीक है, the characters that undefined this whole kingdom was that all organisms includes a cell wall in their cell. अब इस बेस पे इनको सब में एक कर दिया गया कि भाई इनमें सेल वॉल है, ये प्लांट ही है, लेकिन चीजें तो अलग थी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंस द अदर कैरेक्टर्स, ये एक कैरेक्टर तो मिला लेकिन सारे कैरेक्टर डिसिमिलर हो गए। एक कैरेक्टर मिलने से सारे अलग हो जाएं तो वो एक नहीं कहलाते। ठीक है, it it brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae, इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, with other groups which were eukaryotic। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं यार प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो थे और जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, इन सब को एक साथ प्लेस कर दिया गया, जो कि अलग कैटेगरी है ना भाई, यू की अलग है मोनेरा, अब प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी है मोनेरा और यूकैरियोटिक की क्या है, आफ्टर प्रोटिस्टा, वो प्रोसीड करते हैं आगे फर्दर। It also grouped together the unicellular organisms and multicellular organisms, says one example that Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। ले भाई, Chlamydomonas unicellular है, Spirogyra तो एक तरह का मतलब यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलरिटी भी रखता है ये, इन दोनों को एक साथ एल्गी में रख दिया, जो कि गलत है। This classification did not differentiate between heterotrophic groups, that is fungi, and autotrophic green plant। ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में और फंजाई में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखता ये। ठीक है, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। कह रहा है कि फंजाई को और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट को एक में रख दिया, जबकि इनके सेल वॉल अलग अलग चीजों से बने हैं। जैसे फंजाई की सेल वॉल बनी है किस चीज की, काइटिन की। ठीक है, और ग्रीन प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। तो भाई दोनों एक कैसे हो सकते हैं, देखो दिया भी है, देखो फंजाई हैज अ काइटिनिक सेल वॉल एज वेल एज वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, तो भाई इनको एक आप कैसे कर रहे हो, गलत चीज है। ठीक है, कह रहा है कि when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom। तब बाद में इसको अलग किंगडम में रखा गया फंजाई को, और नया किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई। ठीक है जी,
कह रहा है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोटिक को फिर किस में रखा गया? किंगडम मोनेरा में रखा गया, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में प्लेस किया गया? किंगडम प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर प्रो यूकैरियोटिक सेल्स थे भले सिंगल सेल, लेकिन ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल थी, उनको किस में रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। उनको हम किस में रख दिए? उनको हम रख दिए किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है जी। कह रहा किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लाइमिडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। देखो भाई, क्लोरेला और के पास क्या था? सेल वॉल था, तो पहले इसको प्लांट किंगडम में रख दिए थे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ? इसको हम सेपरेट करें प्रोटिस्टा में, ठीक है। कह रहा विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच आर अर्लियर प्लेस्ड इनटू एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। भाई अमीबा और पैरामीशियम दोनों में सेल वॉल नहीं होती, दोनों को एनिमिलिया में डाल दिया, जो कि गलत था। इट हैज बीन पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। भाई ये चीजें अब इन सबको प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह रखा जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अब इनके क्लासिफाई करने का तरीका बदला जा रहा है ना। अब हम और डेप्थ में इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखो देखो, ज्यादा पैरामीटर्स होंगे तो ज्यादा अच्छे से हम क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है जी। कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Over time, an attempt has been made and evolved classification system to reflect not only the morphology। देखो भाई, कह रहा है कि अभी देखो, ऐसा नहीं कि अभी क्लासिफिकेशन एकदम स्टैचुरेट हो चुका है। आगे हमें और ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लोर हम करेंगे, तो हमें और भी चीजें पता चलेंगी। क्या पता एक आध किंगडम और बन जाए आगे चल के, है ना। तो वो चीजें लगातार, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कह रहा है कि अब हमको ना तो मॉर्फोलॉजी देखनी है, हमें खाली मॉर्फोलॉजी से भी काम नहीं चलेगा, और ना तो केवल फिजियोलॉजी से, मतलब उसकी बॉडी कैसा काम कर रही है, ठीक है। ना तो रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज से हमें, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, मतलब हमको ये सारी चीजें, ये सारे पैटर्न्स चेक करने पड़ेंगे। जब इन सारी चीजों में मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम होगी, दैट इज द बेस ऑफ यूर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि मैंने बताया है फाइलोजेनेटिक के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि अब ये सारी चीजें अगर एक होंगी, तब क्लासिफिकेशन हमारा एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक, एक मिनिमम सिविलाइजेशन पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्कुल शुरुआती से। अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा 2.1, किंगडम मोनेरा। अब हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे आगे। चलिए आगे हम देखेंगे अब किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरा भी समझ में आ रहा हो डिकोडिंग, तो प्लीज इस चैनल को एक बार शेयर जरूर कर देना यार, लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि एक मोटिवेशन मिले, ताकि और एफर्ट अच्छा हम डाल के आपको कुछ बता सकें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक किंगडम मोनेरा के साथ। तब तक बने रहिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।